हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल बाय विकास भदौरिया यूट्यूब चैनल। मैं विकास भदौरिया आप सभी को वेलकम करता हूं आज के सेशन में। और आज हम इस सेशन में करने वाले हैं एचपीसीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो एचपीसीएल के पेपर है आपका 16 अगस्त को, 16 अगस्त को, क्योंकि मैंने देखा कि आप लोग कहाँ पे बिजी हैं आजकल। तो दो पेपर हैं आपका, एक एसजेवीएन है। अब एसजेवीएन तो भाई 10 से 14 अगस्त के टाइम पे है, तो अब इतना टाइम उसका बचा नहीं है, ठीक है। और एचपीसीएल उसका टाइम में भी है, क्योंकि 16 अगस्त को इसका पेपर है जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर दोनों के लिए, यानी जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों अलग अलग पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, बट दोनों के लिए ही एचपीसीएल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। एसजीवीएन का क्योंकि समय नहीं है तो मैं उसका पेपर नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम है नहीं और आप लोग जो भी करना है कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं एचपीसीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले करा रहा हूं। 2021 एंड 2022 के पूरे प्रीवियस ईयर है, और ऑब्वियस सी बात है वो मेरे सब्जेक्ट्स के हैं। थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। इन तीन सब्जेक्ट, एक्चुअली तीन नहीं, करीब 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, ये तीन आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं या डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स हैं, उनसे आपके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर। अब आप सोच रहे हो कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी, हो सकता है किसी ने ना किया हो, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जितना भी समय हमारे पास है उसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा रहता है, इन दोनों का आइडिया लगता है हमें। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। और आने वाले सेशंस में, ये पहला सेशन प्रीवियस ईयर जरूर है, लेकिन आने वाले सेशंस में आपको मैं नए क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो टुडे वी आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर, बट आगे मैं न्यू क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। तो जो लोग पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, आई हैव टोटल 8 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मुझे 8 साल हो चुके हैं इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हुए। अगर मैं सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस कहूँ तो मुझे 8 साल हो चुका है, और उसके अलावा ये मेरे एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट्स हैं, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स। एंड अगर आप मुझसे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मेरा ये टेलीग्राम है, जहाँ पर आपको क्लास के PDF और जो कम्युनिकेशंस मैं करता हूँ इसी टेलीग्राम के थ्रू ही करूँगा। आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टीम साइकिल इन अ पावर प्लांट इज कंपेयर्ड विद अ स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ। यानी कि जो स्टीम साइकिल होती है पावर प्लांट की, अब स्टीम साइकिल किसकी होती है? स्टीम साइकिल मतलब रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल को किसके साथ कंपेयर करते हैं? क्वेश्चन ये है, कंपेयर किससे? इट इज कंपेयर्ड विद अ स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ। तो रैंकाइन साइकिल या स्टीम पावर साइकिल को कंपेयर करते हैं, ये नहीं पूछा करती किस पे काम पे है। रैंकाइन साइकिल को कंपेयर किससे करते हैं? राइट। रैंकाइन साइकिल और वेपर पावर साइकिल इज वर्किंग साइकिल ऑफ स्टीम पावर प्लांट, है ना। ये आपकी रैंकाइन साइकिल है। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और जितनी भी रैंकाइन साइकिल, जितनी भी ये साइकिल्स होती हैं, जैसे रैंकाइन साइकिल किसकी साइकिल है? आपकी स्टीम पावर प्लांट, राइट। स्टीम पावर प्लांट की साइकिल है, क्योंकि यहां पे कह रहे हैं कंपेयर किससे करते हैं। तो पावर प्लांट क्या हो गया? पावर प्लांट क्या होता है? एक हीट इंजन होता है, क्योंकि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, राइट। एंड ऑल हीट इंजन्स कंपेयर देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर देयर परफॉर्मेंस, यानी उनकी जो एफिशिएंसी है, किससे कंपेयर करते हैं? विथ स्टैंडर्ड विच स्टैंडर्ड साइकिल? स्टैंडर्ड साइकिल, दैट मींस कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल से कंपेयर करते हैं, क्योंकि कार्नोट साइकिल एक स्टैंडर्ड साइकिल होती है, आइडियल साइकिल होती है फॉर ऑल द हीट इंजन, जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। इस कारण से जितने भी पावर प्लांट या जितने भी हीट इंजन होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करने की बात आएगी तो कंपेयर आप कार्नोट से ही करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कार्नोट साइकिल हो जाएगा। और क्योंकि इस एग्जाम में, पेपर में जो ऑप्शंस आते हैं वो 1 2 3 4 के फॉर्म में आते हैं, इसलिए मैंने उसी फॉर्म में लेके आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट एनर्जी ऑफ 1800 जूल सप्लाई टू 2 kg ऑफ फ्लूइड विच कॉजेज अ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे देखिए, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलते हैं तो जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी विच इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी। अब क्या है कि जो ये फ्लूइड है उसकी आपको निकालनी है स्पेसिफिक हीट,
ओके। और हीट ट्रांसफर दे रखा है 1800, मास आपको दे रखा है 2, स्पेसिफिक हीट आपको फाइंड करनी है, एंड टेम्परेचर जो राइज हो रहा है 15 डिग्री से हो रहा है। अच्छा, टेम्परेचर राइज का मतलब डेल्टा टी दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस है तो इसको केल्विन में करने की जरूरत नहीं है। 15 डिग्री सेल्सियस या 15 केल्विन इक्वल होगा, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस में दोनों सेम वैल्यू होती हैं, तो आपको केल्विन में करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक हीट आपका कितना आ जाएगा, आपका सीधे 1800 डिवाइड बाय 30 विच विल बी 60, तो 60 आ जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, सीपी होगा कि सीवी होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर रहे हैं तो सीपी होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते तो सीवी होता। तो ये दोनों इसके आंसर नियम क्या होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेल्टन व्हील विथ अ मीन डायमीटर ऑफ डी हैज जेट डायमीटर स्मॉल डी, द नंबर ऑफ बकेट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस इंपल्स टर्बाइन इज। तो नंबर ऑफ बकेट्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ पेल्टन टर्बाइन। बकेट्स क्या होती हैं, जो पेल्टन टर्बाइन की ब्लेड्स होती हैं वो बकेट के शेप में होती हैं, इस कारण से इनको बकेट्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ बकेट्स का फॉर्मूला होता है इसका d डिवाइड बाई 2d प्लस 15। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से, d बाई 2d प्लस 15, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, ये वाला आंसर नहीं होगा, प्लस 15 तो होगा 15 प्लस d इज द डायमीटर ऑफ द बकेट एंड स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर डिमांड्स। अच्छा हाँ, प्लीज माइंड मत करिएगा कि सर आपने इस तरह के पीपीटी क्यों हैं, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल के लिए मेरे पास कोई टीम नहीं है, आई डोंट हैव अ टीम या टाइपिंग टीम, ये सब नहीं है। तो अपने सारा क्वेश्चंस वगैरह खुद ही बनाता हूँ, पीपीटी खुद ही बनाता हूँ। तो क्योंकि ये मैंने आज सुबह ही पीपीटी बनाई है, इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने एज इट इज तो नहीं उठाया है, उसमें काफ़ी एडिट वगैरह करके क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो इसलिए इस फॉर्मेट में है, मतलब इस फॉर्मेट में इसलिए आपको नहीं दिख रही है। तो आइडियल रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर डिमांड्स लेस वर्क टू रन इफ द कंप्रेशन फॉलोज। यानी कि एक आइडियल कंप्रेशर सबसे कम वर्क, सबसे मिनिमम वर्क इनपुट कब लेगा, इनमें से कौन से कंप्रेशन में? तो क्योंकि हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे कौन कौन से कंप्रेशन दे रखे हैं। लेट्स से कि आप आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं, या फिर आप एडियाबैटिक कर रहे हैं, या रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक ऑलमोस्ट एक ही जैसी बात हो गई है ना, क्योंकि दोनों एडियाबैटिक हैं। तो अगर आप एडियाबैटिक कर रहे हैं या रिवर्सिबल एडियाबैटिक करें, या कांस्टेंट टेम्परेचर या नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक हो जाएगा। नॉन कांस्टेंट क्या हो गया, पॉलीट्रॉपिक, लेट से पॉलीट्रॉपिक है। तो सबसे कम वर्क इनपुट किसमें होगा, सबसे कम वर्क इनपुट, वर्क कैसे निकालते हैं आप, एरिया बिलो पीवी डायग्राम, राइट। ओपन सिस्टम वर्क, क्योंकि कंप्रेशर एक ओपन सिस्टम डिवाइस है ना, ओपन सिस्टम वर्क इज कैलकुलेटेड बाय एरिया बिलो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम प्रोजेक्टेड ऑन, जब आप उसे प्रोजेक्ट करते हैं ऑन प्रेशर एक्सिस, जो प्रेशर एक्सिस पे जब आप एरिया को प्रोजेक्ट करते हैं तो उससे जो शेडेड एरिया आता है, यानी ये जो एरिया है ये वर्क देगा। अब जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये एरिया क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी पॉलीट्रॉपिक के लिए ये एरिया हो जाएगा, और अगर हम बात करते हैं एडियाबैटिक के लिए तो ये एरिया और इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसका एरिया सबसे कम है, मिनिमम एरिया किसका होगा, ये मिनिमम एरिया होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सबसे मिनिमम वर्क किसमें हो जाएगा आपका, आइसोथर्मल प्रोसेस, मिनिमम और लीस्ट वर्क ऑफ कंप्रेशन, यानी सबसे कम वर्क इनपुट आपको कंप्रेशन में आइसोथर्मल में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स से, द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप इज। तो देखिए, आपके पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो एक्चुअल पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप इज रो जी क्यू एच, दैट इज टोटल हेड, जो टोटल हेड जिस पे आपका वर्क कर रहा है, माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये आपका फॉर्मूला होता है एक्चुअल पावर ट्रांसमिशन। इसमें जो HF है दैट इज कॉल्ड हेड लॉस। ये हेड लॉस क्यों हो रहा है, एनर्जी का लॉस होता है, बर्नौली इक्वेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो जो एनर्जी का लॉस होता है आपका फ्रिक्शन के कारण, उसी को हम हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कह रहे हैं, राइट। तो अब मैक्सिमम पावर कब हो जाएगी, ये जो पावर है वो मैक्सिमम तब होती है
जब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन 1/3 ऑफ टोटल हेड हो जाता है। जब ये 1/3 ऑफ टोटल हेड हो जाता है तब ये पावर मैक्सिमम हो जाती है, और ये जो मैक्सिमम पावर आती है वो, और मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आती है वो 66.7% आती है। वो मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है, मैक्सिमम पावर तो कुछ और होगी बट मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। और इस कंडीशन पे आती है, कब आती है? जब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन 1/3 ऑफ टोटल सप्लाई हेड या टोटल हेड के 1/3 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज डिस्कस्ड इन। अब देखो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, आप कहोगे सर ये थोड़ी आएगा, पर फिर भी मैं बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 और 2022 के हैं, और अभी कौन सा चल रहा है 2025। तो अगर रिपीट भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। बट फिर भी अगर नहीं भी रिपीट हुआ तो कोई बात नहीं, अगली 2 क्लासेस या 3 क्लासेस जो भी हमारे पास बचेंगी एग्जाम से पहले, उसमें मैं नए क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। बट इंटरनल एनर्जी के बारे में कौन डिफाइन करता है? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपकी जितनी भी एनर्जीज हैं, चाहे वो एनर्जी हो या आपके इंटरनल एनर्जी हो या इंथैल्पी हो, इन सबको डिफाइन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कल को वो पूछ सकता है इंथैल्पी कौन डिफाइन करता है, ठीक है, वैसे पूछ सकता है कि एंट्रोपी कौन डिफाइन करता है, एंट्रोपी सेकेंड लॉ डिफाइन करता है। वो कल को पूछ सकता है जीरोथ लॉ क्या डिफाइन करता है, टेम्परेचर को डिफाइन करता है। और वो अगर आपसे पूछता है कल को कि थर्ड लॉ क्या डिफाइन करता है, तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिफाइन करता है, जिसको आप केल्विन में मेजर करते हैं, राइट। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को थर्ड लॉ, टेम्परेचर को जीरोथ लॉ और एंट्रोपी को सेकेंड लॉ। यहां के हिसाब से फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल नीड्स ओनली वन फिक्स पॉइंट विच इज। तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल मतलब केल्विन स्केल जो है एक फिक्स पॉइंट पे काम करती है, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये ट्रिपल पॉइंट होता है, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट होता है क्या? अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं आपके, जो हमारे पृथ्वी पे हम ज्यादातर देखते हैं, अर्थ पे पाए जाते हैं। वैसे तो 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं, बट जो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो ये 3 स्टेट ऑफ मैटर है जो हैं, ठीक है, ये जब एक पॉइंट पे को एग्जिस्ट, एक ही पॉइंट पे अगर पाए जाते हैं तो उस पॉइंट को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। और इस ट्रिपल पॉइंट को ही, यही आपका एक फिक्स पॉइंट होता है। इस पे आपका जो टेम्परेचर होता है पानी के लिए, वाटर के लिए, इसकी वैल्यू होती है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है वो 0.61 किलो पास्कल या 4.58 mm ऑफ मरकरी। अभी जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, ये कल को एक्स्ट्रा चीजें पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन तो ये था जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाएगा ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस टू अनदर बाय लैटिस वाइब्रेशन। देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट से है। देखो क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स, तो सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास, ठीक है, इस तरीके से दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है तो इनके अंदर हीट ट्रांसफर कैसे होगा? हाँ, सॉलिड के अंदर जैसे किसी बर्तन को गर्म करते हैं, कोई सॉलिड को गर्म करते हैं, किसी भी सॉलिड को गर्म करिए तो उसके अंदर हीट ट्रांसफर किस प्रकार से होता है? अब मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, चलो ये मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो 2 तरीके होते हैं सॉलिड के अंदर, देयर आर 2 मैकेनिज्म, देयर आर 2 मैकेनिज्म। वो पूछा भी जा सकता है कि कौन किस कारण से होता है? मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफर 2 कारण से होता है। फर्स्ट, लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन, जब आपके मॉलिक्यूल्स हीट होते हैं तो उनके लैटिस जो है वाइब्रेट करता है। एंड सेकेंड, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो सॉलिड्स होते हैं अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं, तो उनके जब वो हीट होते हैं तो वो मूव करने लग जाते हैं, इसके कारण से हीट ट्रांसफर होता है। 70% जो हीट ट्रांसफर सॉलिड में होता है, 70% वो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण होता है, और 30% जो होता है लैटिस वाइब्रेशन। अब ये लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है? मान लो ये मेरा हाथ एक सॉलिड है, अब इसको मैं अगर यहां पर मान लो यहां पर अगर मैं किसी मोमबत्ती से या किसी चीज से हाथ को जलाता हूं तो क्या होगा? जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, हो सकता है मैं हाथ तुरंत हटा लूं,
बट चलो मान लो नहीं हटाते तो क्या होगा, हाथ कैसे चलेगा, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल पास पास हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स में इस तरीके से लैटिस, मतलब क्या होता है, लैटिस मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से इनको ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनती है, ठीक है। तो इनके जो लैटिस वाइब्रेशन मतलब होता है, ये जो लैटिस है ये वाइब्रेट करने लग जाता है, क्योंकि अगर आप यहां पर हीट कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हिल तो सकते नहीं है, तो वहीं पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो इनके जो सेंट्रल लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो ऐसा लगता है वो शेक करने लगी, वाइब्रेट करने लग गई है, इसको बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशन, राइट। इसका सिर्फ 30% कारण होता है हीट ट्रांसफर का सॉलिड में, लेकिन 70% जो कारण होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का होता है। तो पूछा गया है कि ये जो हीट ट्रांसफर है इसको बोलते क्या है, इसको कंडक्शन कहा जाता है। तो ये जो है कंडक्शन कहते हैं इसको, और ये कंडक्शन जो होता है वो दो तरीके से होता है, सॉलिड के अंदर या तो लैटिस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग से होता है या फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बट फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी मेटल्स में होता है ये, इसीलिए मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी के तो होते ही हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस कारण से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन 70% उसका हीट ट्रांसफर इसके कारण होता है, 30% लैटिस वाइब्रेशन, इसको कंडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है, इन अ डीजल साइकिल द हीट इज सप्लाइड ड्यूरिंग कंप्रेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। आई होप आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, एंड मैं चेक कर लेता हूं, यस। डीजल साइकिल के अंदर हीट सप्लाई कैसे करते हैं भाई, ये तो पता ही होगा कि डीजल, ऑटो और डुअल, ये तीनों के हीट ट्रांसफर प्रोसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके सिलेबस में भी एचपीसीएल के एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैं, तो ऑटो साइकिल में हीट सप्लाई कैसे करते हैं, डीजल में कैसे करते हैं, तीनों पूछी जा सकती हैं साइकिल। और मैं आपको इसीलिए, क्वेश्चन तो डीजल का है जो आपको आंसर भी पता चल गया, लेकिन ऑटो बता देता हूं। ऑटो साइकिल जो पेट्रोल इंजन की वर्किंग साइकिल होती है, इसमें हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, और हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं। ऑटो साइकिल मतलब पेट्रोल इंजन की साइकिल। डीजल इंजन की जो साइकिल होती है वो डीजल साइकिल, उसमें हीट एडिशन करते हैं हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे, और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, ओके। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं इन डीजल साइकिल। तो ये मैंने आपको डीजल बता दिया, ऑटो बता दिया। और अगर आपसे डुअल साइकिल पूछ लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में एयर स्टैंडर्ड साइकिल है आपके मेंशन किया गया है ऑटो, डीजल, डुअल, तो डुअल में क्या होता है, हीट सप्लाई को टोटल हीट सप्लाई को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं। पहले हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे। बाकी सारे प्रोसेस बिल्कुल सेम होते हैं, हीट रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, और इन तीनों साइकिल में जो कंप्रेशन किया जाता है और एक्सपेंशन किया जाता है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक किया जाता है तीनों साइकिल के अंदर। ये क्या हो गया, एडियाबेटिक या रिवर्सिबल एडियाबेटिक। यानी तीन प्रोसेस तीनों साइकिल में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और हीट रिएक्शन। हीट सप्लाई जो होता है डुअल साइकिल में कॉम्बिनेशन में किया जाता है, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम फिर कांस्टेंट प्रेशर। टोटल हीट सप्लाई दो तरीके से किया जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। डीजल में ओनली कांस्टेंट प्रेशर और ऑटो में कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहां पर क्योंकि डीजल के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बलून इज फ्लोटिंग इन द एयर। एक बलून है जो हवा में फ्लोट कर रहा है। अब बलून क्योंकि हवा में फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा बलून है, ठीक है, और ये एयर में है, तो चारों तरफ क्या है इसके, एयर है, एयर, हर तरफ एयर है इसके। तो ऐसे कंडीशन में फ्लोट, वैसे तो ये फ्लोटिंग बॉडी है ना, कहेंगे इसको फ्लोटिंग, लेकिन क्या ये फ्लोटिंग बॉडी पूरी तरीके से, पहले तो इक्विलिब्रियम में कह रहा है, तो जब ये फ्लोटिंग बॉडी है और चारों तरफ से हवा में है तो इसको बोलेंगे फुल्ली सबमर्ज्ड। वैसे तो फ्लोटिंग है बट ये सबमर्ज बॉडी कहेंगे इसको। वैसे फ्लोटिंग का मतलब पार्शली होता है, बट लेट से फुल्ली सबमर्ज, क्योंकि एयर के अंदर चारों तरफ एयर से घिरी हुई है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है और सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी पे क्योंकि बॉडी सस्पेंडेड है तो उस पर एक फोर्स लगेगी, बॉयंट फोर्स, जो इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है, जो इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है। और ये क्यों होती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण होती है, राइट। तो अगर ऊपर वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से पे देखोगे तो प्रेशर का डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे एक बॉयंट फोर्स आता है, और जो ग्रेविटी होगी
यानी जहां वेट लगेगा वो ये पॉइंट होगा, यानी कि ऐसे कंडीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो सेंटर ऑफ बॉयंसी के नीचे हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, इसको हटा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होगी तो सेंटर ऑफ बॉयंसी विल लाई अबव एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी लाइंग बिलो। तो इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। या इक्विलिब्रियम का मतलब कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो बॉयंसी होती है वो ग्रेविटी के ऊपर लाई करती है। बॉयंसी वो जहां पर बॉइंट फोर्स लगती है, ग्रेविटी वे जहां पे वेट लगता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू लाई बिलो सेंटर ऑफ बॉयंसी इस कंडीशन में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फॉर एन ऑरिफिस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द। तो आपको यहां पे पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, CD इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। और इसका रोल ये होता है कि जितने भी आपके डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस होती हैं, जैसे कि वेंचुरी मीटर हो गया, ऑरिफिस मीटर हो गया, तो उनसे जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आता है, अगर आपको एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है तो दैट इज इक्वल टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इनटू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, उससे आप एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। CV क्या होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अगर आपको एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है पिटॉट ट्यूब की, दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब आप कहोगे सर ऐसे कंडीशन में CD CV की वैल्यू क्या होती है। CD की वैल्यू 0.95 से 0.98 होती है, CV की वैल्यू होती है 0.97 से 0.98। और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है थ्योरेटिकल मिनिमम एरिया। थ्योरेटिकल मिनिमम एरिया जो जहां कहां पे आता है, वीना कॉन्ट्रैक्टा, जहां पे सबसे मिनिमम एरिया हो जाता है टू द एक्चुअल मिनिमम एरिया। इनके रेशियो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, यानी इनके प्रोडक्ट को बोलते हैं CD इज इक्वल टू CC इंटू, तो आपसे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछा गया तो क्या हो जाएगा CD बाई CV, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, द टर्म H माइनस CS इन डिराइविंग द मैक्सिमम वर्क डन फॉर और हाँ, ये सारा का सारा मैं आंसर की के बेसिस बता रहा हूं। जो आंसर की है वो यही दे रखी है, बट कुछ आंसर की गलत भी दे रखी थी। HPCL का मैंने देखा हुआ है कि कुछ के आंसर गलत भी दे रखे हैं। अब पता नहीं, हो सकता है ऑब्जेक्शन किया हो आपने, नहीं किया हो, पर 2021-22 के पेपर में कुछ के आंसर गलत भी मार्क किए हुए हैं। जैसे कि जितने भी ये मैं थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, जितने भी हाईलाइटेड आ रहा है ना अलग कलर से, वो क्या है, वो राइट आंसर है। इसका आंसर ये है, ये तो सही है। जैसे इसका हाईलाइटेड क्या है, ऑप्शन 4 गिब्स फंक्शन। तो H माइनस TS को क्या बोलते हैं, गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन G इज इक्वल टू H माइनस TS। और इससे आप क्या निकालते हैं, मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क क्या हो जाता है, डिफरेंस ऑफ द गिब्स फंक्शन एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पे अगर गिब्स फंक्शन का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, H1 माइनस H2 माइनस T ऑफ S1 माइनस S2। इससे आपको मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, सॉरी मैक्सिमम वर्क निकल जाता है, इसको आप अवेलेबल एनर्जी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकिंग जेट्स आर यूज इन टर्बाइंस टू। टर्बाइंस के अंदर, टर्बाइंस में भी नहीं, साइड टर्बाइन नहीं, इंपल्स टर्बाइन में यूज किया जाता है इसको सिर्फ। इंपल्स टर्बाइन में आप ब्रेकिंग जेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इंपल्स टर्बाइन जो होती है, और वो भी हाइड्रोलिक इंपल्स टर्बाइन, यानी कि पेल्टन टर्बाइन की बात कर रहा हूं। जो पेल्टन टर्बाइन होती है उसके अंदर क्या होता है कि बहुत स्पीड से, मतलब पेल्टन टर्बाइन इंपल्स टर्बाइन है, यानी ओनली काइनेटिक एनर्जी मिलती है इसको, ओनली काइनेटिक एनर्जी मिलती है। और इसके कारण क्या होता है, टर्बाइन बहुत हाई स्पीड से घूमती है। टर्बाइन का जो रोटर होता है वो हाई स्पीड से घूमता है। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो वो घूम रहा है हाई स्पीड से, जब कब तक घूमेगा, जब तक उसे जेट मिलेगा। जब तक जेट उस पर नहीं पड़ेगा, जो टर्बाइन का रोटर है, ये रोटर है, ठीक है, और इस पे आपकी जो ब्लेड्स लगी हैं, एग्जैक्टली मैंने टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन की ब्लेड्स तो नहीं बना रहा हूं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इस प्रकार की शेप्स की ब्लेड होती है, बकेट शेप की होती हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि, प्लीज डोंट माइंड माई डायग्राम, हाँ मेरे डायग्राम कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मैं कंसेप्ट समझाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है, इतनी अच्छा डायग्राम नहीं है। बट मान लो कि आपका ये जेट आ रहा है, मतलब ये पाइप है आपका,
जिसको आप पेंट स्टॉक कहते हैं, और ये नोजल है। तो होता क्या है कि जब तक आपका जेट पड़ेगा, जेट मतलब जो पानी का जेट आ रहा है हाई वेलोसिटी से नोजल से, जब तक वो पड़ेगा तब तक आपका टरबाइन का रोटर है वो बहुत तेजी से घूमेगा, रोटेट करेगा वो, है ना। लेकिन मान लो कि अगर जेट नहीं है, प्रॉपर पानी का फ्लो नहीं है, तो उस वक्त क्या होगा, वो अननेसेसरली घूम रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में एक जेट लगेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में, एक जेट यहां पर रखा जाता है जो अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग जेट या ब्रेकिंग नोजल या ब्रेकिंग जेट कहते हैं। ये क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिससे कारण हम क्या करते हैं, इसको टरबाइन को इमीडिएटली रेस्ट पे लगा देते हैं ताकि वो इनर्शिया के कारण घूमे ना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप पंखा जो है जब आप बंद कर देते हैं तो स्विच बंद करने के बाद भी पंखा थोड़ी देर घूमता रहता है, राइट, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी टरबाइन में केस में क्या होता है कि जो रोटर अगर घूमता रहेगा तो शाफ्ट है वो कंफ्यूज होता रहेगा, क्योंकि टरबाइन के घूमने से शाफ्ट में पावर मिलती है, राइट। तो बहुत ही स्लो स्पीड से घूमने से इतनी अच्छी पावर नहीं मिलती है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि पेल्टन टरबाइन जो होती है हाई स्पीड टरबाइन होती है, उस पर जेट हाई काइनेटिक एनर्जी से आता है, मतलब ओनली काइनेटिक एनर्जी से आता है। तो अगर आपके जेट का फ्लो ज्यादा नहीं है तो उस कंडीशन क्या करते हैं, टरबाइन को अननेसेसरीली घूमने से रोकने के लिए एक ब्रेकिंग जेट लगाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जो जेट लगता है, ये जेट इस डायरेक्शन में उसको घुमा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा के उसको इमीडिएटली स्टॉप कर देते हैं ताकि वो इनर्शिया के कारण घूमता ना रहे। तो उसके लिए हम ब्रेकिंग जेट लगाते हैं। द परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल, दिस इज द कोरोलरी ऑफ, कोरोलरी मतलब कौन सा स्टेटमेंट कहता है कि परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड मतलब PMM1 होता है। PMM1, PMM2, PMM3, ये जो भी ये PMM है यानी परपेचुअल मोशन मशीन, ये हाइपोथेटिकल मशीन्स होते हैं जो किसी लॉ को वायलेट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है, फर्स्ट लॉ वायलेटेड, इस डिवाइस के द्वारा फर्स्ट लॉ वायलेट होता है, इसके द्वारा सेकेंड लॉ वायलेट होता है, और इसके द्वारा थर्ड लॉ वायलेट होता है। यानी जितने भी ये परपेचुअल होते हैं ना, परपेचुअल वर्ड आप पढ़ेंगे, ये किसी ना किसी लॉ को वायलेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि PMM फर्स्ट लिखा गया है तो फर्स्ट लॉ को वायलेट करेगा, अगर ये सेकंड लिखा हो तो सेकंड लॉ को वायलेट करता, थर्ड लिखा हो तो थर्ड लॉ को वायलेट करेगा, और जीरोथ लॉ को वायलेट करने वाला ऐसा कोई परपेचुअल बना नहीं है ना, क्योंकि जीरोथ लॉ टेम्परेचर को डिफाइन करता है, थर्मामीटर को। तो PMM1 होता क्या है, PMM1 एक ऐसा डिवाइस है जो बिना इनपुट लिए, बिना कुछ लिए आपको वर्क दे रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, क्रिएटर ऑफ एनर्जी बनने की कोशिश करता है। तो क्या आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, नहीं, इसलिए ये इम्पॉसिबल होता है। या फिर ये क्या करता है, अगर इसको कुछ वर्क दिया जाए तो ये क्या करता है, कुछ एनर्जी नहीं दे रहा है वापस। दोनों ही कंडीशन में आप किसी को वर्क दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहा है, यानी ये डिस्ट्रॉयर ऑफ एनर्जी की तरह बिहेव करता है। ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में ये हाइपोथेटिकल डिवाइस फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है। ऐसे ही आपके PM2 होता है, ऐसे थर्ड होता है। तो ये ध्यान रखना, जिसके आगे जो 1 2 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब वो डिवाइस, वो हाइपोथेटिकल डिवाइस उस लॉ को वायलेट करती है। अभी देखो मैंने बताया था ना ड्यूअल साइकिल के बारे में, ड्यूअल साइकिल में हीट सप्लाई कैसे करते हैं, और देखो क्वेश्चन आ गया। यानी कि आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो समझ रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग ये सोच के सेशन में अटेंड भी ना करें, ठीक है, वैसे मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स को, हो सकता है उस पर ना करें, लेकिन मैं बताता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, क्योंकि यहाँ पर एक तो मैं आंसर बता रहा हूँ, ऊपर से सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, और उनसे कुछ नया क्वेश्चन अगर बन सकता है, बनने के चांसेस हैं। अब जैसे ड्यूअल साइकिल के बारे में पीछे बताया था, अब यहाँ देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ड्यूअल साइकिल में हीट सप्लाई कैसे करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, कंप्रेशन कह रहा है। वैसे कंप्रेशन यहाँ पर गलत है, बस यहाँ पर मिस्टेक है, कंप्रेशन नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्रेशन थोड़ी करते हैं हम, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, कंप्रेशन नहीं होगा, राइट। हीट सप्लाई ड्यूअल साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के कॉम्बिनेशन में करते हैं, इसीलिए इसको डुअल कंबशन कहा जाता है या डुअल साइकिल कहा जाता है। हीट रिजेक्शन करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जैसा मैंने बताया, और हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के कॉम्बिनेशन में किया जाता है टोटल हीट सप्लाई को, ओके, इन द ड्यूअल साइकिल। अभी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एन इंपल्स टर्बाइन वर्क्स अंडर द हेड ऑफ 40 मीटर एंड वाटर इज सप्लाइड टू टर्बाइन इज 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, देन पावर अवेलेबल एट द जेट बताना है। तो पावर एट द अवेलेबल एट द जेट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए।
देखिए जेट पे पावर मतलब क्या होती है, जैसे कि आपके पानी फ्लो कर रहा है, आपका किसी पाइप के थ्रू पानी फ्लो कर रहा है और इसके आगे आपने नोजल लगा दिया है, इस नोजल से जेट आ रहा है, तो जो पानी फ्लो करेगा वो किस किस उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर एनर्जी होगा, है ना, प्रेशर एनर्जी होगा उसके अंदर, पानी के अंदर जो वाटर फ्लो करेगा इस पाइप के अंदर, ठीक है, और वो जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नोजल लगा दिया आपने एंड में, तो वो काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट होगा। तो जो जेट के पास पावर आएगी तो क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी की, बट काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से आ रही है, वाटर पावर की वजह से आ रही है। तो वाटर पावर क्या होगा, वही तो आपकी जेट पे मिलेगा, इट इज रो जी क्यू एच, बट क्योंकि वो किलोवाट में बताया ना तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो पावर अवेलेबल एट जेट क्या होगा, पावर अवेलेबल एट जेट इज नथिंग बट वाटर पावर, ये तो मिलेगा आपको जेट के पास पावर, विच इज रो जी क्यू एच बाई 1000। अब क्योंकि इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी 1000 होगी वाटर के केस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। जी आप 9.81 अगर ले रहे हैं, क्यू आपका कितना है, आपका यहाँ पर 2.5, और एच कितना है, कितने हेड पे हो रहा है 40, तो सॉल्व कर लीजिए, आपको किलोवाट में मिल जाएगा यहां से आंसर। यस, सॉल्व करिए सभी लोग। फिर 981 आ जाएगा आपका, 981 किलोवाट आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया। A refrigerator absorbs the heat of 27 किलोजूल पर सेकेंड एट मिनिमम टेम्परेचर। एक रेफ्रिजरेटर है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है किस टेम्परेचर पे, मिनिमम टेम्परेचर पे, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर है जो उसको मेंटेन करना होगा रेफ्रिजरेटर को। रेफ्रिजरेटर का काम ही है कि वर्क इनपुट लेकर पावर इनपुट लेकर ये किसी सिस्टम को लो टेम्परेचर में मेंटेन करता है, और उसके लिए उसके अंदर की जो हीट होती है वो खुद ले लेता है। तो ये जो हीट वो लेता है दैट इज क्यूएल, इसी को डिजायर्ड इफेक्ट कहते हैं रेफ्रिजरेटर का, है ना। जो हीट वो लो टेम्परेचर सिस्टम से ले रहा है, कितनी हीट ले रहा है, 27 किलो जूल पर सेकेंड, इतनी हीट ले रहा है मिनिमम टेम्परेचर। द वर्क रिक्वायर्ड टू रन द रेफ्रिजरेटर सीओपी इज 3। अगर सीओपी 3 दे रखी तो वर्क बताना। सीओपी क्या होता है आपका, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट होता है। सिंपल क्वेश्चन है, यानी मैं आपको देखिए क्या बताना चाह रहा हूं, क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, 27 बाय वर्क इनपुट कितना है आपका। और हाँ, ये इंजीनियर के पेपर हैं सारे, ये इंजीनियर के हैं। अगर कोई सोचेगा सर जूनियर इंजीनियर के, नहीं, इंजीनियर के। सोचो इंजीनियर का पेपर ऐसा आ रहा है तो जूनियर इंजीनियर कितना कैसा आएगा, ठीक है। वर्क इनपुट तो आप सीधे वर्क इनपुट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 किलो जूल पर सेकेंड, 9 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑयल ऑफ 2.5 लीटर वेज 5 न्यूटन एट रूम टेम्परेचर। स्पेसिफिक वेट बताना क्या होगा। थोड़ा सा एडिट किया है इसलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है, क्योंकि इसके अगर एडिट नहीं करता तो आंसर हाईलाइट हो जाता, तो इससे थोड़ा एडिट किया है। दूसरा पेपर जहां से लिया है उसकी कॉपीराइट इशू ना आने के कारण मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान ना देकर आप देखो क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा आपको, और जो सॉल्यूशन उस पर ध्यान दीजिए। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहां पर आपको वेट दे रखा है 5 न्यूटन और वॉल्यूम दे रखा है 2.5 लीटर। तो लीटर क्या होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। यहां से सॉल्व कर लीजिए, आपका 5000 डिवाइड बाय 2.5 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा तो यहां से जो आएगा वो वैल्यू किस में आएगी, न्यूटन में आएगी, और फिर इसको डिवाइड करोगे 1000 से तो किलो न्यूटन में आ जाएगा। यस, तो ये आ जाएगा आपका 2000 न्यूटन, न्यूटन पर मीटर क्यूब, सॉरी। और अगर आप डिवाइड करेंगे 1000 से तो क्या आ जाएगा, अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, इट विल बिकम 2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1, 2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिवर्सिबल इंजन विथ 25%, व्हाट 25% एफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज में आप इंजन की क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी तो बोलेंगे।
एफिशिएंसी दे रखी है, हाई टेम्परेचर दे रखा है, आपको सिंक टेम्परेचर बताना है। रिवर्सिबल मतलब वो इंजन जो रिवर्सिबल साइकिल पे ऑपरेट करता हो। आपको हाई टेम्परेचर दे रखा है, सोर्स टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस यानी कि 400 केल्विन, और आपको कह रहा है कि इस इंजन की एफिशिएंसी गिवन है सिंक टेम्परेचर। सिंक टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है, वो भी डिग्री सेल्सियस में। तो सबसे पहले आप वेट अ सेकेंड, सबसे पहले ये वर्क आउटपुट देगा। फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू इज, आप एफिशिएंसी देख लेंगे। एफिशिएंसी है 25% यानी 0.25 दे रखी है 25%। एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय हायर टेम्परेचर। क्योंकि रिवर्सिबल इंजन दे रखा है, उसकी एफिशिएंसी हम टेम्परेचर से निकालते हैं। तो यहां से आपका लोअर टेम्परेचर बाय हायर टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 0.75 हो जाएगा, है ना। तो लो टेम्परेचर कितना आ जाएगा आपका, हाई टेम्परेचर इज 400 इंटू 0.75। सॉल्व कर लीजिए, आपको ये केल्विन में आ जाएगा, लेकिन पहले केल्विन में आएगा, आंसर आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए। तो फिर बाद में आप क्या करेंगे, 273 माइनस करके डिग्री सेल्सियस में निकाल लेंगे। तो ये 300 केल्विन आ गया आपका। 300 केल्विन मतलब कितना हो जाता है, अगर आपको लो टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है। The nominal thickness of the boundary layer is defined when the velocity reaches velocity of the free stream by। फ्री स्ट्रीम मतलब, फ्री स्ट्रीम वो स्ट्रीम मतलब क्या बोलते हैं, फ्लूइड को ही स्ट्रीम कहा जाता है। और फ्री क्यों कहा जाता है, फ्री इसलिए क्योंकि वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में जब नहीं होता है तो उसे फ्री स्ट्रीम कहते हैं। तो ये हो गया फ्री स्ट्रीम। उसकी जो वेलोसिटी होती है, जो भी मान लो उसको v इंफिनिटी कह दो, लेकिन जैसे ही वो फ्लूइड किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे वो फ्लूइड किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो उसके बिल्कुल पास में एक लेयर बनती है, इसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर। क्या बनती है, बाउंड्री लेयर बनती है। अब ये कह रहा है कि नॉमिनल थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। थिकनेस मतलब ये जो थिकनेस है बाउंड्री लेयर की, डेल्टा, जिसको आप बाउंड्री लेयर थिकनेस कहते हैं, ये क्या होती है, बाउंड्री लेयर थिकनेस ये होती है कि जब ये पहुंच जाती है उस पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट पे जहां पे बाउंड्री लेयर है, ये डेल्टा डेल्टा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाती है। और इसके अंदर क्या मिलता है आपको, इसके अंदर आपको मिलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके अंदर क्या मिलते हैं, du/dy, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कि बाउंड्री लेयर के अंदर आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलता है। वेलोसिटी वेरी करती है इन वाई डायरेक्शन, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बाउंड्री लेयर के पॉइंट पे, वो जो लोकल वेलोसिटी होती है फ्लूइड की, वो 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को अचीव कर लेती है। तो कितने को अचीव कर लेती है, 99% हो जाती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की। ठीक है। और इस थिकनेस को बोलते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। अ सिस्टम इन विच एनर्जी और मैटर फ्लोस इनटू एंड आउट ऑफ द सिस्टम, क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। आंसर भी हाईलाइट कर दिया, अब क्या करें। तो ये कल आज ओपन सिस्टम पूछा गया, कल को पूछ सकते हैं क्लोज सिस्टम क्या होता है। तो क्लोज सिस्टम क्या होगा आपका, क्लोज सिस्टम क्या होगा, जिसमें ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी आउट और एनर्जी इन, नो मास ट्रांसफर। इसमें मास ट्रांसफर या मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और जिसमें दोनों का होता है उसे ओपन सिस्टम कहते हैं, और जिसमें किसी का नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, जिसमें किसी का नहीं होता दैट इज आइसोलेटेड, ना एनर्जी ट्रांसफर, नो एनर्जी एंड नो मैटर ट्रांसफर, तो उसे आइसोलेटेड कहेंगे। एडियाबैटिक किसे कहेंगे, एडियाबैटिक भी पूछ सकते हैं आपसे। एडियाबैटिक मतलब हो गया, एडियाबैटिक मतलब हो गया कि जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा, नो हीट ट्रांसफर। ठीक है। तो इस सिस्टम के से हीट ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ भी हीट ट्रांसफर जीरो होगा। देयर कैन बी मास एंड वर्क ट्रांसफर। एडियाबैटिक सिस्टम मास ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर कर सकता है, बट हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। और ट्रांजिएंट का मतलब क्या हो गया, ट्रांजिएंट का मतलब हो गया कि प्रॉपर्टीज जो होंगी, प्रॉपर्टीज चेंज विद टाइम, समय के साथ प्रॉपर्टी बदलेंगी। ठीक है, चेंजेस विद टाइम, तो उसे ट्रांजिएंट कहेंगे। ठीक है। जो स्टूडेंट्स इस सेशन को अटेंड नहीं कर रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि
मैंने अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के इस क्वेश्चन पेपर को सारा निकाल के इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो HPCL है, किसी एग्जाम के लिए उनसे हमें काफ़ी चीज़ों का आइडिया मिलता है, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन कौन कौन से, सिलेबस तो पूरा दे दिया गया बट कौन से एरिया से ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें एक ट्रेंड पता चल जाता है कि हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। एक टैंक है जो एक आइडियल गैस को कैरी करता है एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 4 बार एंड 27 डिग्री सेल्सियस पे। अगर उस टैंक के अंदर टेम्परेचर जो है गैस का इंक्रीज करके 60 कर दिया जाए तो प्रेशर वो क्या होगा। तो देखिए आपके पास एक टैंक है और इस टैंक, ऑब्वियस सी बात है टैंक है तो टैंक का तो वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स ही होगा, वेरी थोड़ी कर सकता है, सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं बताओ। टैंक का वॉल्यूम थोड़ी बढ़ जाएगा, अगर पानी की टंकी रखी तो उसका वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है ना। सॉलिड के केस में वॉल्यूम फिक्स होता है, ये तो पढ़ा आपने स्टेट ऑफ मैटर में। अब इसके अंदर जो आइडियल गैस है इसका प्रेशर है 4 बार और जो टेम्परेचर है इस गैस का वो 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। अगर केल्विन में अगर आप नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। आइडियल गैस की कंडीशन ये होती है, टेम्परेचर को केल्विन में करना पड़ेगा आपको। अब आपसे कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा के 60 कर दिया जाए तो बताओ प्रेशर क्या होगा इस टैंक के अंदर, जो गैस है आइडियल गैस है उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आप आइडियल गैस का लॉ लगाएंगे, दैट इज गेल-ओज़ाक लॉ। तो गेल-ओज़ाक लॉ का अगर आप लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर टू इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर बाय फाइनल टेम्परेचर। पूछा गया आपसे फाइनल प्रेशर यानी P2 दैट इज P1 इंटू T2 बाई T1। P1 आपको दे रखा है 4, T2 आपको केल्विन में करना पड़ेगा 60 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया आपका 30 होता है 333 केल्विन हो गया। तो ये आ जाएगा आपका, है ना, तो 333 डिवाइड बाय 300, तो ये 4.44 आ गया प्रेशर। तो इतना प्रेशर आपका बढ़ेगा और प्रेशर तो बढ़ना ही है क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा। द प्रेशर रेशियो पर स्टेज फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो प्रेशर रेशियो पर स्टेज है कितना होता है, तो प्रेशर रेशियो पर स्टेज कितना होगा आपका 3:4:1, 3:4:1 आपका, इतना आपका प्रेशर रेशियो रहता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन में। अब कल को वो एक्सियल के लिए पूछ सकता है, एक्सियल कंप्रेशर के अंदर प्रेशर रेशियो होता है आपका पर स्टेज का दैट इज 1.2 to 1.4, काफी कम होता है प्रेशर रेशियो पर स्टेज का। ओके, इसीलिए इसके अंदर मल्टी स्टेजिंग करी जाती है। रेसिप्रोकेटिंग का सबसे ज्यादा रहता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होते हैं हाई प्रेशर के लिए बने होते हैं और लो डिस्चार्ज, तो इनका प्रेशर रेशियो काफी हाई होता है, मतलब 1000 तक चला जाता है, 1000 तक आप इनसे अचीव कर सकते हैं। यहाँ के हिसाब से 4:1 इसका आंसर हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल के लिए पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नोन एज, मर्करी ग्लास को वेट नहीं करती, किसके कारण होता है ये। अब देखिए यहाँ पर आंसर की में दे रखा है, ये आंसर की है सरफेस टेंशन, लेकिन हम जानते हैं इसके पीछे कारण क्या होता है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि एक सरफेस है, ठीक है, और वो सरफेस क्या है, ग्लास का बना हुआ है। अगर मान लेते हैं ग्लास का सरफेस है और उसे मरकरी डालते हैं तो मरकरी क्या होती है, ऐसे हो जाती है, वो वेट नहीं करती है, वो कन्वर्ज होने की कोशिश करती है। क्यों, क्योंकि मरकरी के अंदर क्या होता है, जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन सिमिलर या लाइक मॉलिक्यूल्स, एक जैसे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स मतलब एडिसिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट सरफेस, अलग अलग सरफेस, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है उसे एडिसिव कहते हैं। जैसे फेविकोल क्या है, एडिसिव है। अब क्या होता है, मरकरी इसके अंदर नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। नॉन वेटिंग मतलब मरकरी ग्लास को वेट नहीं करता है,
इसका मतलब क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं मरकरी और मरकरी के बीच में, वो डोमिनेट कर जाती हैं एडिसिव फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास। ओके, इस कारण से मरकरी ग्लास को वेट नहीं करता। लेकिन वहीं पर अगर पानी डाल दोगे ग्लास के ऊपर, अगर इसी ग्लास के ऊपर पानी डाल देंगे आप, तो पानी जो होगा वो फैल जाएगा, है कि नहीं? वाटर जो होगा वो क्या करेगा, वो ग्लास के ऊपर पूरा फैल जाएगा, क्योंकि ये वेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, फैल जाएगा बिल्कुल, है ना? क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है, जो एडिसिव फोर्स होती है यहां पर, वो डोमिनेट कर जाती है कोहेसिव फोर्स से। अब यहां पर आंसर सरफेस टेंशन दे रखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही बात कह रहा है, सरफेस टेंशन क्यों होता है, आप डिटेल में जाने का समय नहीं, बट सरफेस टेंशन क्यों होता है, इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन भी कोहेसिव फोर्स के कारण ही होता है, ठीक है? सरफेस टेंशन भी कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि हम ये कोहेसिव फोर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, सरफेस टेंशन। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में जब आया हो तो काफी लोग कंफ्यूज हो गए, अरे सरफेस टेंशन दे रहा है या विस्कोसिटी कंप्रेसिबिलिटी कैसे? क्योंकि सरफेस टेंशन का कारण भी क्या होता है, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन क्या होता है, कोई भी लिक्विड का सरफेस क्या होता है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जो ऊपर के सरफेस पे जो लिक्विड होता है उसके दूसरी तरफ क्या एयर है, क्योंकि पानी का सरफेस नदी का सरफेस है, नदी के सरफेस के ऊपर एयर, नीचे पूरा पानी, तो नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल्स तो आपस में जो फोर्स लग रही है वो बैलेंस्ड है, लेकिन ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स होने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे कि नदी के ऊपर का सरफेस, तालाब के ऊपर का सरफेस बिल्कुल एक चादर जैसा लगता है, बिल्कुल, है ना, कि स्ट्रेच कर दिया गया है, जैसे किसी रस्सी को खींच देते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। तो एक्चुअल में इसका सरफेस टेंशन आंसर है, बट कारण कोहेसिव फोर्स ही है। ठीक है, द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो क्या होता है कि जैसे कि हीट ट्रांसफर के अंदर जो हीट एक्सचेंजर आप पढ़ते हैं, तो अगर आपके दो फ्लूइड होते हैं, एक हॉट फ्लूइड एक कोल्ड फ्लूइड, अगर मान लो हॉट फ्लूइड इधर से जा रहा है, हॉट फ्लूइड की एंट्री इधर से है, इधर से एंट्री कर रहा है और इधर से एग्जिट कर रहा है, और कोल्ड फ्लूइड भी सेम तरफ से एंट्री कर रहा है। कोल्ड फ्लूइड जो है, इन्हीं दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होता है। हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या होता है, एक हॉट फ्लूइड और एक कोल्ड फ्लूइड के बीच में हीट एक्सचेंज होता है। अगर हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड एक ही तरफ से एंट्री कर रहे हैं और एक ही तरफ एग्जिट कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे पैरेलल फ्लो। ऐसे हीट एक्सचेंजर जिसके अंदर इस प्रकार से हीट ट्रांसफर हो रहा है। और अगर हॉट फ्लूइड इधर से एंट्री कर रहा है, हॉट फ्लूइड इधर से एंट्री कर रहा है और कोल्ड फ्लूइड इधर से एंट्री कर रहा है, कोल्ड फ्लूइड इधर से एंट्री कर रहा है, दोनों का एंट्री के जो है अपोजिट डायरेक्शन से है, तो इसे बोलेंगे काउंटर फ्लो। क्या बोलेंगे, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब चाहे पैरेलल हो या काउंटर हो, LMTD क्या होता है, LMTD मतलब LMTD या लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाय लॉग ऑफ θ1 बाय θ2। ये हो जाता है आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा दोनों के लिए, फॉर बोथ पैरेलल फ्लो। ये फॉर्मूला जो होता है LMTD का फॉर बोथ पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो, दोनों के लिए होता है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ सर पैरेलल के लिए होता है, नहीं, दोनों के लिए होता है पैरेलल काउंटर फ्लो। ये θ1 θ2 होता क्या है, अब हॉट फ्लूइड इधर से एंटर कर रहा है तो इसके इनलेट टेम्परेचर को बोलेंगे THI और एग्जिट टेम्परेचर को THE, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड। कोल्ड फ्लूइड के इनलेट टेम्परेचर को TCI और एग्जिट टेम्परेचर को इनलेट को TCI, एग्जिट को TCE। अब इनका जो डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस दैट इज θ1। θ1 इज डिफरेंस ऑफ इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड माइनस इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, और यहां पर θ2 दैट इज THE माइनस TCE। अब देखो फॉर्मूला एक ही होता है दोनों का, लेकिन जो दोनों फॉर्मूले में जो θ1 और θ2 की वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहां पर कोल्ड फ्लूइड इधर से एंटर कर रहा है, इधर से एग्जिट कर रहा है, तो यहां पर जो θ1 होगा दैट विल बी THI माइनस TCE, और यहां पर θ2 जो होगा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दैट इज THE माइनस TCI।
यानी फॉर्मूला दोनों का एक ही होगा एलएमटीडी निकालने का, बस इस फॉर्मूले के अंदर जो आपके θ1 θ2 है यानी टेम्परेचर डिफरेंस एट इनलेट एंड एग्जिट है वो बदल जाएंगे पैरेलल काउंटर फ्लो में, ठीक है। द एनालॉजी ऑफ कंडक्टिविटी इन द हीट ट्रांसफर टू फ्लूइड फ्लो इज, यानी कि जैसे आप एनालॉजी आपके रीजनिंग में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे आपकी हीट ट्रांसफर में कंडक्टिविटी होता है वैसे फ्लूइड फ्लो के अंदर सिमिलर टू कंडक्टिविटी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो थर्मल कंडक्टिविटी के एनालॉगस होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, देखो एनालॉजी का मतलब क्या हो गया, एक तरफ हीट ट्रांसफर के अंदर आप एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं, हीट ट्रांसफर के अंदर उसका बोला गया है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। एनालॉजी का मतलब हो गया सेम तरह का बिहेवियर शो करना। और फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल ऐसा बिहेवियर शो करती है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब होता है एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, हीट कंडक्ट करने की क्षमता को, एबिलिटी को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर होते हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को आप बोलते हैं मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी कहते हैं, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी कहते हैं। और ये बेसिकली बताता है क्या, एबिलिटी टू फ्लूइड फ्लो, एबिलिटी टू फ्लूइड फ्लो मतलब फ्लूइड फ्लो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसकी एबिलिटी के बारे में तो विस्कोसिटी बताता है। अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी हाई होगी तो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, और लो होगी तो अच्छे से फ्लो, इजीली फ्लो कर पाएगा। तो जैसे आपके थर्मल कंडक्टिविटी हीट के फ्लो के बारे में बताता है कि हीट कैसे फ्लो इजीली करेगी कि नहीं करेगी, वैसे ही यहां पर विस्कोसिटी जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में पानी के फ्लो के बारे में बताता है कि फ्लूइड फ्लो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अच्छे से। जैसे हनी को और अगर आप पानी को कंपेयर करेंगे तो पानी इजीली फ्लो कर जाता है, और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो उसे आप गिराना चाहेंगे इसी बॉटल से तो धीरे धीरे फ्लो करेगा। ये क्वेश्चन आपकी क्रिटिकल रेडियस का, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है कि जब आप हीट ट्रांसफर का रेडियस ऑफ इंसुलेशन के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से कर्व बनता है। किसी सरफेस के ऊपर जब आप इंसुलेशन लगाते हैं तो क्या पर्पस होता है, किसी सरफेस, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप किसी सरफेस पे इंसुलेशन लगाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जो आपके वायर होते हैं, आपके बिजली के तार होते हैं, उन पे आप इंसुलेशन लगाते हैं, और आपके दिमाग में यही डाउट चीज बनी है, थर्मोडायनेमिक्स में तो एटलीस्ट यही पढ़ा है कि इंसुलेशन लगाने का पर्पस एक ही होता है, हीट ट्रांसफर को कम करना, हीट ट्रांसफर ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा देखा गया, जब डिटेल में आप हीट ट्रांसफर जाएंगे तो देखा गया है कि जैसे आप किसी सरफेस पे इंसुलेशन लगाना शुरू करते हैं तो इनिशियली आप जब इंसुलेशन लगाते हैं, आर क्या है, ये थिकनेस है इंसुलेशन की, जैसे जैसे आपका इनिशियल लगाते हैं इस पॉइंट तक, इसको बोलते हैं आरसी, ठीक है, इसको बोलते हैं आरसी विच इज कॉल्ड क्रिटिकल रेडियस। तो क्रिटिकल रेडियस तक क्या होता है, जब आप रैपिंग करते हैं कि सरफेस के ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं, टेप लगाते हैं, तब तक हीट ट्रांसफर बढ़ता है। यहां पर पहुंचकर हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाता है इंसुलेशन लगाने पे, और जब इससे ज्यादा, जब आप इंसुलेशन क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा लगाते हैं तब हीट ट्रांसफर रिड्यूस होता है। यानी हीट ट्रांसफर इंसुलेशन लगाने पे तुरंत रिड्यूस नहीं होता है, एक थिकनेस के बाद जब तक उतनी लेयर नहीं लगा दोगे तब तक हीट ट्रांसफर कम होना नहीं शुरू होगा, ठीक है। जब तक रेडियस ऑफ इंसुलेशन इज लेस देन क्रिटिकल रेडियस होगा तब तक आपका हीट ट्रांसफर बढ़ता है इंसुलेशन लगाने पे, जब इक्वल टू हो जाता है तब मैक्सिमम हो जाता है, और जब उससे ज्यादा हो जाता है तब रिड्यूस होता है। अब यहां पर आपसे कह रहा है एस्बेस्टॉस के लिए, अब इसमें भी दो फॉर्मूले होते हैं। सिलेंडर के लिए जो होता है, सिलेंडर के लिए जो क्रिटिकल रेडियस का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू K बाय H, सिंपली थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाय H, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और स्फीयर के लिए जो होता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन दैट इज 2 × K बाय H। अब यहां पर किसके लिए बात किया गया सॉरी, एक पाइप के ऊपर बात करी गई, सॉरी। पाइप क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है ना, पाइप को अगर आप ठीक से देखें तो सिलिंड्रिकल होता है। तो सिलिंड्रिकल के लिए क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे फॉर्मूला। अब इसमें आपको सब कुछ दे रखा है, आपको वैल्यू पुट कर देनी, K है 1.25 और ये 2.5। सॉल्व करेंगे, mm में निकालेंगे, पहले मीटर में आएगा उसको आप mm में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। करिए सभी लोग सॉल्व जल्दी से करिए। तो ये आ गया 0.05 मीटर, ठीक है, मीटर हो गया आपका।
और इसको आप mm में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इंटू 1000 कर देंगे तो 50 mm आ जाएगा, है ना, 50 mm आ जाएगा आपका क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लम्प्ड हीट कैपेसिटी। और एक और बात, क्वेश्चंस 1 घंटे तक की सोचा है मैंने सेशन को, क्योंकि मेरे को और भी सारे काम कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि मेरे अपना भी मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ यूट्यूब चैनल पे क्लास लेता हूँ, तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम निकाल नहीं सकता। क्वेश्चंस तो काफ़ी थे, लेकिन जितने 1 घंटे में हो जाएंगे उतने कर लेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। और जो बच जाएंगे उनको मैं आगे जो फ्रेश क्वेश्चंस के साथ कपल्ड कर दूंगा उनको, ठीक है। यानी जो ये पीपीटी बनाई है उनको फिर उसमें डाल दूंगा, उन सेशन में डाल दूंगा जिसमें नए क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आइडिया तो मिल ही गया हो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं। लम्प्ड हीट कैपेसिटी क्या होता है कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर में, कंडक्शन हीट ट्रांसफर के अंदर एक कंसेप्ट होता है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर में कंसेप्ट होता है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट या अनस्टेडी हीट ट्रांसफर, मतलब एक टॉपिक होता है इसके अंदर। अब ट्रांजिएंट अनस्टेडी हीट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर जो हो वो फंक्शन ऑफ टाइम हो, टेम्परेचर टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है तो उसे बोलेंगे ट्रांजिएंट, है ना, तब हीट ट्रांसफर ट्रांजिएंट या अनस्टेडी कहा जाएगा। और उसमें लम्प्ड के हीट कैपेसिटी क्या होता है, लम्प्ड बॉडी कैसी होती है, जैसे खाना बनाते समय कभी कभी जैसे कोई सब्जी बना रहे, पानी के अंदर अगर आप बेसन को घोलते हैं तो उसमें लम्प्स बन जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है, उसे लम्प्स कहते हैं। तो लम्प्ड बॉडी क्या है, एक ऐसी कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर लम्प्ड बॉडी में क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लोकेशन, वो लोकेशन के साथ वेरी नहीं करेगा। यानी यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो भी T1 होगा, यहां पे टेम्परेचर भी T1 होगा, यहां टेम्परेचर T1 होगा, यहां टेम्परेचर T1 होगा, यहां टेम्परेचर T1 होगा, हर जगह टेम्परेचर क्या होगा, T1 होगा। और इवन जो सरफेस का टेम्परेचर है वो भी T1 होगा। टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू वेरी विद लोकेशन, उस पूरी बॉडी में टेम्परेचर हर जगह एक ही होगा, बट टेम्परेचर विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम एट एवरी लोकेशन। हर लोकेशन पे टेम्परेचर टाइम का तो फंक्शन होगा, लेकिन लोकेशन का फंक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर 5 सेकंड बाद देखोगे तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन बराबर से कम होगा या बढ़ेगा। यानी कि अभी मान लो 25 डिग्री टेम्परेचर है हर जगह, ठीक है, 25 डिग्री 25 डिग्री 25 डिग्री, हर जगह 25 डिग्री है एवरीवेयर, और 5 मिनट के बाद देखोगे आफ्टर 5 मिनट्स तो फिर यहां पर 25 की जगह 35 हो जाएगा, ठीक है। अगर बढ़ रहा है तो हर जगह बराबर से बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर हर लोकेशन पे रहेगा सेम एक लम्प्ड बॉडी में, लेकिन टाइम के साथ वेरी करेगा। अब लम्प्ड बॉडी, कोई भी सिस्टम लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस को तब फॉलो करती है जब उसका बायोट नंबर जो होता है, बायोट नंबर जिसको BI से डिनोट करते हैं, विच इज H इंटू LC/K, ठीक है, ये बायोट नंबर होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। LC को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, और H हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अगर ये बायोट नंबर की वैल्यू लेस देन 0.1 आती है कैलकुलेट करके, तो उस कंडीशन पे हम बोलेंगे लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस फॉलो करेगी बॉडी, ठीक है। एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय nRT, और इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाती है जब आइडियल गैस की बात करते हैं, और अगर रियल गैस की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 हो जाती है फॉर रियल गैस। तो बेसिकली पूछ रहा है क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, वो 0.2 से 0.3 की वैल्यू के बीच में लाई करती है क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस। हाइसलेट चार्ट, हाइसलेट चार्ट की बारे में बात करूं तो हाइसलेट चार्ट आपका क्या होता है कि जब हम ट्रांजिएंट स्टडी करते हैं, ट्रांजिएंट कंडक्शन की स्टडी करते हैं, तो ट्रांजिएंट कंडक्शन की स्टडी में क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है जहां पर बायोट नंबर एक होता है, एक बायोट नंबर होता है डायमेंशनलेस नंबर, और एक होता है फोरियर नंबर। ये दोनों ही डायमेंशनलेस नंबर जो होते हैं यूज करे जाते हैं जब बोथ यूज्ड इन स्टडी ऑफ, बोथ यूज्ड इन अनस्टेडी हीट ट्रांसफर। अनस्टेडी हीट ट्रांसफर की स्टडी में दोनों डायमेंशनलेस नंबर को यूज किया जाता है।
और जब दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं स्टडी में, तो वहां पर हाइसलर चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है उनको स्टडी करने के लिए। अब हाइसलर चार्ट क्या बताता है? इट इज यूज व्हेन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी जहां कंडक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन भी, वहां पर इसको यूज करते हैं। एंड इट इज यूज व्हेन कंडक्शन रेजिस्टेंस इज हायर देन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इनमें से थर्ड एंड फोर्थ ये तो नहीं होगा, इक्वली इंपॉर्टेंस होता है। और दूसरा इट इज यूज टू डिटरमाइन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांजिएंट हीट फ्लो रेट। हाँ, तो ये इसका सेकेंड आंसर। स्टडी के लिए नहीं होता, स्टडी नहीं, अनस्टडी ट्रांजिएंट के लिए यूज होता है। तो 1 and 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 and 3, ऑप्शन डी। इन द बाउंड्री फ्लो द फ्लो इज, बाउंड्री फ्लो के अंदर फ्लो कैसा होता है? बाउंड्री से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाउंड्री लेयर से। बाउंड्री फ्लो के अंदर, बाउंड्री लेयर के अंदर, इनसाइड बाउंड्री लेयर, इनसाइड बाउंड्री लेयर क्या होता है? फ्लो रोटेशनल होता है, फ्लो रोटेशनल होता है। और क्या होता है? विस्कस होता है, विस्कस। इसलिए हम यहां बर्नौली इक्वेशन लगा नहीं सकते, वी कांट अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, यानी एनर्जी इक्वेशन हम नहीं लगा सकते। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बर्नौली इक्वेशन आप कहां नहीं लगा सकते? इनसाइड बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर के अंदर नहीं लगा सकते, कि अंदर क्या होता है? रोटेशनल और विस्कस। और बाउंड्री लेयर लगाने, सॉरी, बर्नौली इक्वेशन लगाने के लिए क्या होना चाहिए? फ्लो इररोटेशनल होना चाहिए और इनविस्कड होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, विस्कस एंड रोटेशनल होता है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनटीयू इफेक्टिवनेस मेथड, हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो अगली क्लास में जो भी आपके आने, और मैं बताइएगा मुझे फीडबैक कि कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेशन। आज 12 हो गई, 13, 14, 15, 3 दिन अभी और हैं। एटलीस्ट 2 सेशन तो मैं आपको फिर भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि 3 दिनों में एटलीस्ट 2 सेशन आपको और नए क्वेश्चंस के साथ मैं HPCL के प्रोवाइड करूं। लेकिन आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में। देखिए, हीट एक्सचेंजर के अंदर, हीट एक्सचेंजर जो होते हैं ना हीट ट्रांसफर के अंदर, इनको डिजाइन करने के लिए 2 मेथड होते हैं। इनको डिजाइन करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है LMTD मेथड, जो हीट एक्सचेंजर की डिजाइन में यूज किया था, और एक होता है NTU मेथड, NTU इफेक्टिवनेस मेथड कहा जाता है एक्चुअली में उसे। अब शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि इन दोनों मेथड को डिजाइन करने का मतलब क्या है? डिजाइन का मतलब टू कैलकुलेट एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर, एरिया कैलकुलेट करना है अगर आपको, एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर, उसके लिए यूज करते हैं। डिजाइन का मतलब तो ये होता है किसी चीज को डिजाइन करना है अगर मुझे। तो LMTD मेथड कब यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड व्हेन 3 टेम्परेचर आर अननोन, 3 टेम्परेचर आर नोन एंड 1 इज अननोन। तब एक अननोन टेम्परेचर हो, 3 नोन टेम्परेचर। और ये कब यूज किया जाता है? व्हेन 2 टेम्परेचर्स आर नोन, जब 2 टेम्परेचर आपके नोन हो एंड 2 टेम्परेचर अननोन, 2 नोन टेम्परेचर हो और 2 अननोन टेम्परेचर हो, तब इसको मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर टेम्परेचर कौन से हैं? यही हॉट फ्लूइड के 2 टेम्परेचर होते हैं, इनलेट टेम्परेचर एंड एग्जिट टेम्परेचर। एंड कोल्ड फ्लूइड के 2 टेम्परेचर होते हैं, इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एंड एग्जिट टेम्परेचर। इन्हीं 4 टेम्परेचर की बात करी जा रही है। LMTD मेथड में इन चारों में से 3 टेम्परेचर पता होते हैं और एक अननोन होता है, तब यूज करते हैं डिजाइन के लिए। और ये वाला मेथड तब यूज करते हैं जब इन 4 में से 2 टेम्परेचर नोन होते हैं, 2 अननोन होते हैं। तो क्या पूछा गया है, क्या भी यूज करते हैं? आउटलेट टेम्परेचर ऑफ बोथ फ्लूइड्स आर नोन एंड इनलेट टेम्परेचर आर नोन। इनलेट टेम्परेचर एनी फ्लूइड इज नोन, अरे नहीं, हाँ ऐसे कह सकते हैं कि इनलेट टेम्परेचर जब दोनों फ्लूइड के नोन होते हैं और आउटलेट टेम्परेचर अननोन होते हैं, तब आप यूज करते हैं इसको। यानी अगर आपको इनलेट टेम्परेचर आपको THI और TCI दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन हो, और एग्जिट टेम्परेचर अननोन हो, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं दोनों के, आउटर ऑप्शन 4। बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं, 1 2 जो बच गए हैं, वो अगली क्लास में कवर कर। एक सेकेंड, ये देखो, यहीं पे देख लो आप लोगों को, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन रिपीट होते कि नहीं होते मैं दिखाना, ये आखिरी क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ।
काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कह रहा है कि फ्लूइड एंटर करता है कोल्ड फ्लूइड T1 और T2 टेम्परेचर, ठीक है, हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड एंटर्स एट दिस टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड लीव्स एट दिस टेम्परेचर, हॉट फ्लूइड लीव्स एट दिस टेम्परेचर। LMTD बताना है। तो अभी LMTD का फॉर्मूला बताया था ना आपको, काउंटर फ्लो बताया था क्या होता है। काउंटर फ्लो में मतलब कोल्ड फ्लूइड इधर से एंटर करता है और हॉट फ्लूइड इधर से अपोजिट साइड से एंटर करेगा तो काउंटर फ्लो हो जाता है। अब इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड क्या दे रखा है T1, इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड क्या दे रखा है T2, और एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड क्या दे रखा है T3, और एग्जिट टेम्परेचर हॉट फ्लूइड क्या है T4। तो यहां पर θ1 क्या हो जाएगा आपका T1 माइनस T3, θ2 क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर T4 माइनस T2। तो LMTD क्या हो जाएगा, LMTD क्या होता है, फॉर्मूला तो एक ही होता है दोनों का, θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाय लॉग ऑफ θ1। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते कि नहीं होते, यही दिखा दिया, और 21 और 22 में रिपीट हो रहा है। 21 में बस LMTD का फॉर्मूला पूछा गया था, यहां पर वैल्यूज दे दी गई हैं और अब फॉर्मूला पूछा गया है। तो T1 माइनस T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T2 डिवाइड बाय लॉग ऑफ, हाँ ये हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी आप जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। रिड्यूस प्रेशर क्या होता है, अगर इसको लास्ट क्वेश्चन माने तो रिड्यूस प्रेशर क्या होता है, आपके जब कंप्रेसिबिलिटी चार्ट की स्टडी करते हैं, रियल गैसेस को स्टडी करने के लिए कंप्रेसिबिलिटी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी चार्ट बनाया जाता है दो y और x एक्सिस पर। इसमें y एक्सिस पे होता है z विच इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV बाय RT, ठीक है, या nRT, और x एक्सिस पे होता है रिड्यूस प्रेशर। रिड्यूस प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइड बाय क्रिटिकल प्रेशर, इनके रेशियो को रिड्यूस प्रेशर कहते हैं, और ये डायमेंशन लेस होता है क्योंकि रेशियो ऑफ प्रेशर होता है। तो इट इज रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग प्रेशर टू क्रिटिकल प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर, रिड्यूस प्रेशर। तो बाकी क्वेश्चन जो हैं जो बच गए हैं उनको हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे, और प्लीज़ आप लोग सेशन का फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे, आई विल वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।